नमस्कार, आयुर्वा हेल्थ केयर के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इन्फ्लुएंजा वायरसेस के ऊपर। जो पैंडेमिक रिसेंटली हमने फेस किया है कोरोना वायरस का, उसके बाद अब जो नया वायरस हमें देखने में आ रहा है H3N2 वायरस। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे कि ये H3N2 वायरसेस क्या है, इसके पीछे क्या क्या इन्फ्लुएंजा वायरसेस कैसे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए हैं। तो हम देखेंगे हिस्ट्री में 1580 को फर्स्ट फ्लू आया था, जो रशियन फ्लू के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी हार्मफुल रहा लेकिन इतना डिस्ट्रक्शन नहीं किया उसने जितना कि कोरोना वायरस ने किया है। 1918 में एक फ्लू आया था, उसने काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया अक्रॉस द वर्ल्ड में। अराउंड 1-2 करोड़ लोग उस समय भी मारे गए थे। और अभी रिसेंटली 2019 में जो आया है कोरोना वायरस। तो जो वायरसेस है इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके 3 टाइप होते हैं, A, B एंड C, जिसमें से A टाइप जो होता है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, B और C टाइप ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करता। A टाइप का जो वायरस है उसमें 2 प्रोटीन्स होते हैं जो प्रतिने होते हैं। तो H1N1 जो वायरसेस है, अभी जो हम देख रहे हैं H3N2 जो वायरस है, इसमें H स्टैंड्स फॉर ह्यूमन अग्लूटिन प्रोटीन और N स्टैंड्स फॉर न्यूरोमिनिडेज प्रोटीन। ऐसे 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिसके कारण ये वायरस स्प्रेड होता है। अब जो ये A टाइप का वायरस जिसके बारे में हम बात करें, जो ह्यूमंस को अफेक्ट करता है, इसके 6 सब टाइप्स होते हैं, H1N1, H1N2, H2N1, H2N2, H3N1 और H3N2, जिसमें से अभी जो पैंडेमिक नहीं कह सकते अभी फ़िलहाल, लेकिन जो एपिडेमिक आना शुरू हुआ है H3N2 का। H1N1 जो था स्वाइन फ्लू था, जो 2009 में हमने फेस किया था, और ये 6 इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसके अलावा 7वां वायरस जो कोरोना हमने 2019 देखा है, कोविड-19, वो अलग एक वायरस है। तो ये सभी जो 6-7 वायरसेस है, इसका कॉमन मोड ऑफ एंट्री इन ह्यूमन बॉडी इज नोज। अगर आपका नेजल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं तो ये नोज से ही आपके बॉडी के अंदर जाएंगे, और इसको हमें कंट्रोल करने के लिए नेजल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो ये वायरसेस स्प्रेड कैसे होते हैं? तो नॉर्मली अगर एक इन्फेक्टेड व्यक्ति दूसरे नॉर्मल व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है, अगर वो छींकता है या उसके कॉन्टैक्ट में आता है तो उससे इन्फेक्ट होता है। आप देखेंगे एपिडेमिक और पैंडेमिक के लेवल्स होते हैं, 1 to 6 लेवल में ये एपिडेमिक और पैंडेमिक की सीवियरिटी देखी जाती है। आप स्वाइन फ्लू के ज़माने में अगर स्टडी करेंगे, आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, तो पैंडेमिक लेवल 5 या 6 का हमारे पुणे महाराष्ट्र में जब आउटब्रेक हुआ था 2009 में, तो उसको 5 या 6 लेवल तक हम लोग लेबल कर रहे थे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, बिकॉज दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एयर ही पोल्यूटेड है और एयर टू एयरबोर्न डिसीज़ है। कोई भी इन्फेक्टेड एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसको वो डिसीज़ होना ही होना है। तो इतना सीवियरिटी लेवल पे चला जाता है। तो अभी जो H3N2 है वो इतना सीवियर लेवल पे नहीं है, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स में आने के बाद ही स्प्रेड हो रहा है। तो अब ये स्प्रेड कैसे होता है? छींकने के बाद इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर छींकता है तो उसका जो छींक है उसके अगर मेटल सरफेस पे पड़े रहते हैं या प्लास्टिक के ऊपर पड़े रहते हैं या ग्लास के ऊपर पड़े रहते हैं, तो अनुमान 1 से 2 दिन तक ये वायरस जिंदा रहता है। कॉटन्स पे ये जल्दी 1 घंटे के अंदर डिसअपेयर हो जाता है, ह्यूमन बॉडी पे 15-20 मिनट में डिसअपेयर हो जाता है, डेड हो जाता है वायरस, और बाकी ज़्यादा सरफेसेस पे इसका कुछ एक्टिव नहीं है। तो दैट मीन्स अगर आप इन्फेक्टेड व्यक्ति के छींकने के बाद उस इन्फेक्टेड सरफेस को अगर आप टच करते हो और वापस वही हाथ आपके नाक को लग जाता है, नॉस्ट्रिल्स पे लग जाता है, तो आपके इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट मीन्स आपको सबसे पहला प्रिवेंशन तो करना पड़ेगा कि आपको हैंड ग्लोव्स या मास्क का यूज़ करना शुरू करना पड़ेगा। हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ वापस से स्लोली आपको करना शुरू करना पड़ेगा। अब नेचुरल सैनिटाइज़र्स भी हम बना सकते हैं घर में, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि नेचुरल हैंड सैनिटाइज़र कैसे बनाते हैं, जो केमिकल विरहित होगा, जिससे आपकी स्किन को हार्म नहीं होगा। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि नेजल इम्यूनिटी कैसे स्टिमुलेट करें, अगर ये इन्फेक्शन होता है तो कैसे उसको कंट्रोल करें।
फर्स्ट तो आपको बता दिया कि आप हैंड सैनिटाइज़र और मास्क यूज़ करना शुरू करो। सेकंड, आपका एसी का अगर यूज़ है तो वो कम कीजिए, एसी का यूज़ बंद कर दीजिए, एसी ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, बिकॉज वायरसेस नॉर्मली जो कोल्ड टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा जल्दी रेप्लिकेट होना शुरू होते हैं, ज़्यादा समय तक वो जिंदा रहते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा आपको तरीका इसमें फोकस करना है कि आप इन्फेक्टेड लोगों के कॉन्टैक्ट में अगर आते हैं तो इमीडिएट आपको आने के बाद धूमपान करना है। धूमपान यानी घर में आकर अगर आप धूपन करते हैं तो ये धूपन द्रव्य है हमारा, जैसे इसमें भीमसेनी कापुर और आयुर्वेदिक हर्ब्स है। तो दिन में अगर आप घर में 4-5 लोग अलग अलग जगह के काम के लिए जाके आ रहे हो तो घर में आने के बाद शाम के 7-8 बजे जब इकट्ठा होंगे सब, तो इस द्रव्य का आपको धूम करना है, यानी आपको कोयला जलाना है या पैन पे इसको थोड़ा स्प्रिंकल करके घर के अंदर धुआं करना है और धुआं आपको लेना है, धूमपान करना है। यानी जैसे हम पानी पान करते हैं यानी पानी पीते हैं तो वैसे धूम का भी पीना चाहिए, तो उसको धूमपान कहा गया है आयुर्वेद में। तो आप सब एक जगह पर बैठ के 10-15-20 मिनट के लिए धूमपान कर सकते हैं, या पूरे घर में आप डिसइंफेक्टेंट के लिए जब भी आपको लगे कि घर में कोई इन्फेक्टेड पाया गया है तो पूरे घर में ये धुआं करके आप रख सकते हैं 15-20 मिनट, आधे 1 घंटे के लिए, और वही धुआं आप इनकलप कर सकते हैं। उससे आपको आराम भी होगा और आपकी लंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो इसमें महत्वपूर्ण ये बात है जो मैं बता रहा था कि नेजल इम्यूनिटी, हमारी हर एक ऑर्गन की इम्यूनिटी होती है, तो वैसे नेजल नोज की भी एक इम्यूनिटी होती है। ये अगर इम्यूनिटी हम एक्टिवेट कर ले तो कोई भी वायरस नोज से इंटर नहीं कर पाएगा। H1N1 में जो ह्यूमन एग्लूटिनिन प्रोटीन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ये नोज से अंदर जाता है, ये स्किन को फाड़ के स्किन के अंदर तक चला जाता है और इमीडिएटली वो रेप्लिकेशन शुरू कर जाता है। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अगर वायरस बॉडी के अंदर चला गया तो आपके ब्लड में वो रेप्लिकेशन शुरू कर देता है और इमीडिएटली उसका RNA स्ट्रैंड डालने के बाद 1000 मल्टीपल ऑफ 1000 विद इन अ सेकेंड ये स्ट्रैंड्स बना लेते हैं, वायरसेस रेप्लिकेट करना शुरू हो जाता है। और फिर इसके बाद आपको धीरे धीरे लक्षण दिखने लगता है कि आपको फीवर आ रहा है, आपको खांसी हो रही है, आपको पेनफुल हो रहा है, अलग अलग चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, आपको अलग अलग पेन, बॉडी पेन नज़र आएगी, या कभी कभी किसी केसेस में आपको वोमिटिंग और लूज मोशंस भी नज़र आएंगे। तो अलग अलग साइन सिम्टम्स आपके इम्यूनिटी के हिसाब से दिख सकते हैं। तो ये तो साइन सिम्टम्स हो गए। इसको प्रिवेंट करने के लिए नेजल इम्यूनिटी स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोगों ने एक नेजल ड्रॉप्स का इन्वेंशन किया हुआ है। ये कोरोना महामारी में भी हम लोगों ने काफ़ी पेशेंट्स के लिए यूज़ किया है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है। अपार्ट फ्रॉम वैक्सीनेशन आप घर में क्या कर सकते हैं? तो ये नेजल ड्रॉप है, इसको आपको 8 ड्रॉप एक नॉस्ट्रिल में डालना है, दूसरे नॉस्ट्रिल में 8 ड्रॉप डालना है। गुनगुना पानी लेना है आपको, उसमें ये बोतल गुनगुनी करके आपको दोनों नॉस्ट्रिल्स में 8-8 ड्रॉप डालना है। इसके बाद आपको 10 मिनट तक छत की तरफ देखते हुए लेटे रहना है और 10 मिनट के बाद थोड़ा आधा ग्लास गर्म गुनगुना पानी पी के उठना है। और उसके बाद आपको एक इनहेलेशन ड्रॉप है जिसका आप स्टीम ले सकते हैं। तो ये ड्रॉप का आपका फेस स्टीमर होगा, फेस स्टीमर में 2-3 ड्रॉप डाल के इसका स्टीम लेना चाहिए, तब जाके नेजल इम्यूनिटी ज़्यादा एक्टिवेट होगी, स्ट्रांग होगी। और दिन में आप एक बार मिनिमम ये कर सकते हैं घर से निकलने के पहले। अगर घर में कोई इन्फेक्टेड है तो आप 8-8 ड्रॉप डालिए, अगर कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है तो आप 2-2 ड्रॉप भी डाल के दिन का काम चला सकते हैं। तो दिन में एटलीस्ट एक बार आपको धूपन करना है धूमपान के लिए, और दूसरी बार आपको नेजल और इनहेलेशन ड्रॉप के कॉम्बो का यूज़ करना है। इसके अलावा आपको साइड में इम्यूनिटी पूरा बढ़ाने के लिए आपको अदरक और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अदरक और हल्दी खाने के सेवन में ले सकते हैं। आप जो भी आप खाना बना रहे हैं उसमें अदरक और हल्दी का प्रमाण थोड़ा बढ़ाइए और उसका भी आपको फ़ायदा होगा इम्यूनिटी बढ़ने के लिए। दूसरा प्रकार मैं कहूँगा कि सुवर्ण सिद्ध जल, जो सोने का जल होता है, वो आपको बनाना है। तो सोने का जल कैसे बनाता है? अगर आपके पास सोने की अंगूठी है तो उसको आपको एक पॉट में तैरते हुए रखना है, यानी उसको हैंगिंग करना है। इसको पेन लेके आपको उसको थ्रेड बांध के आपको हैंगिंग कर सकते हैं। इसका एक थ्रेड करके हैंगिंग करना है। इस अंगूठी को आपको बेस में, पॉट के बेस को टच नहीं करना है, इसको हैंगिंग रखना है पॉट के अंदर और उसमें पानी डाल देना है। डूबने तक पानी डाल दीजिए, आप 2-3 लीटर पानी डालिए और ये अच्छे से 15-20 मिनट, आधा घंटा उबाल लीजिए, तो वो सुवर्ण सिद्ध जल कहलाता है। तो ये सुवर्ण सिद्ध जल आप दिन में पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप पंचामृत, जो कहा गया है पंचगव्य चिकित्सा में, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचामृत में आपको पंचामृत कैसे बनाना है आपको घर में? तो दूध लेना है आपको, अनुमान अगर एक आदमी के लिए पंचामृत हम बना रहे हैं तो 50 ml दूध लेना है, उसमें 1 से 2 चम्मच दही डालना है, उसमें 2 चम्मच घी जो आप घर में बना रहे हो वो घी डालना है,
उसमें 2 से 3 चम्मच शक्कर डालनी है और उसके बाद उसमें हनी डालना है 2 से 3 चम्मच, और ये मिश्रण आपको डेली सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है। तो पंचामृत आप डेली सुबह एम्प्टी स्टमक लीजिए। दिन भर में आप सुवर्ण सिद्ध जल का पान कीजिए। दिन में एक बार शाम के समय पे आप घर पे सब लोग इकट्ठा होकर धूमपान कीजिए। और चौथा जो नुस्खा बताया मैंने, सुबह घर से निकलने के पहले या घर में आने के बाद आप 2-2 ड्रॉप नेजल ड्रॉप डाल के इनहेलेशन ड्रॉप का इस्तेमाल कर लीजिए। तो इससे आप स्वस्थ रहेंगे और आपका फैमिली प्रोटेक्टेड रहेगा, और आपको जो आने वाला हज़ार्ड है H3N2 वायरस के कारण होने वाला जो डिफॉर्मिटी है या जो भी डिसीज़ होने वाले वो नहीं होंगे। आप 95 to 99% तक आप स्वस्थ रहेंगे अगर ये रूटीन आप फॉलो करते हैं तो। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको किसी भी तरह के साइन सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप नज़दीकी हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास, डॉक्टर के पास जाके तुरंत आपकी जांच करवाएं और ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। आयुर्वेद के माध्यम से अगर आपको किसी भी तरह की सहायता इस डिसीज़ के लिए चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सदैव अपनी सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।